आर एन हिंदी एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कहानी राजा निर्बंसिया, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। आज हम इस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। कहानी का अध्ययन करने से पहले कमलेश्वर के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त रचनाकारों में से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसे अनेक विधाओं पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। नई कहानी आंदोलन को उन्होंने नई दिशा दी है। राजा निर्बंसिया उनका प्रथम मौलिक कहानी संग्रह है, जिसमें कुल 7 कहानियाँ सम्मिलित हैं। माँ देवकी माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़ और राजा निर्बंसिया। इस कथा संकलन में उनकी सबसे सशक्त कहानी राजा निर्बंसिया है, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र है जगपति, जो मैट्रिक पास करने के बाद गांव के एक वकील के यहाँ मुंशी हो गया था। दूसरी नायिका जो है वो चंदा है, जो जगपति की पत्नी है, जो सेवा भाव, संवेदनशील तथा सौंदर्य के गुणों से परिपूर्ण है। तीसरा जो पात्र है बच्चन सिंह, जो जिले के अस्पताल का कंपाउंडर है, जो जगपति की पत्नी चंदा पर मोहित है। और तीसरा जो पात्र है पौराणिक पात्र। यहाँ पे जो कथा चलेगी वो 2 पार्ट में चल रही है। एक पौराणिक कथा चल रही है, जिसका प्रमुख जो नेता है, प्रमुख पात्र जो है वो राजा निर्बंसिया है। और इसके बाद ये पौराणिक कथा के साथ साथ आधुनिक कथा भी चल रही है। पौराणिक कथा जो है वो लेखक की माँ उन्हें सुना रही है, राजा निर्बंसिया की कहानी सुनाते जा रही है। और दूसरी तरफ आधुनिक कहानी चल रही है, जो जगपति और चंदा पर आधारित है। तो इस तरह से इस कहानी में 2 कहानी चल रही है, एक पौराणिक और एक आधुनिक। तो चलिए कहानी की समीक्षा करना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में थोड़ा सा हम एक संक्षिप्त परिचय, थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहेंगे कि जगपति और चंदा ये दोनों पति पत्नी हैं। और जब जगपति बीमार पड़ जाता है और उसके इलाज के लिए चंदा उसे दवाखाना लेके जाती है, तो उसके इलाज के लिए जब उसे पैसे की आवश्यकता होती है, तब उस समय बच्चन सिंह जो कि कंपाउंडर है वो उसकी मदद करता है। पर मदद करने के साथ ही चंदा को भारी मूल्य चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो जो बच्चन सिंह है वो उस पर, चंदा पर गलत नज़र डालता है और उसको अपने पति के इलाज के नाम पर उसका यूज़ करता है। क्योंकि चंदा के पास देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने पति का कैसे इलाज उपचार करवाए, इसीलिए वो अपने नारीत्व को भूलकर जगपति बच्चन सिंह की बातों में आ जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जब ये बात जगपति को पता चलता है तो वो बहुत ही क्रोध में आ जाता है और फिर उसके बीच पति पत्नी के जो संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। और इसके साथ ही जगपति जब उसे चंदा को बातें सुनाता है तो क्या होता है कि चंदा उसको छोड़ के चली जाती है। फिर उसके बाद में जब उसको ज्ञान होता है, जब उसको समझ आती है कि नहीं मैंने गलत किया है करके, तो जब उसे समझ आती है तब वो वापस एक लेटर लिखता है और लेटर में लिखता है कि तुम वापस आ जाओ और जो बच्चा है वो भी लेकर आ जाओ। और उसके साथ ही इसमें बताया गया है आ जाओ, और फिर बाद में वो मरने वाला रहता है तो वो ये भी बोलता है कि मैं पत्र लिखते समय वो बोलता है कि यदि तुम नहीं आओगी तो मुझे बहुत दुख होगा और मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी अंतिम चिता को मेरा बेटा ही जलाए करके, इससे मैं अपने आप में जो मेरे अंदर पश्चाताप है, जो मैंने पाप किया है, उस पाप का मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। तो ये इसी दाम्पत्य जीवन पर आधारित एक कहानी है जिसका हम अभी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। राजा निर्बंसिया एक प्रयोगधर्मी कहानी है, जिसमें कहानीकार ने किस्सा गोई का प्रयोग किया है। किस्सा गोई यानी किस्सा सुनाने का। ठीक है, किस्सा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं और कहानी के माध्यम से हमें इस कहानी को समझाने का प्रयत्न किया है।
कहानीकार माँ के द्वारा सुनाई गई राजा निर्बंसिया की कहानी का उपकथा के रूप में सूत्रपात करता है। लेखक ने दो भिन्न युगों की कहानियों को समांतर रूप से लिया है। एक राजा निर्बंसिया की पौराणिक कथा तथा दूसरी और जगपति निर्बंसिया की आधुनिक कथा है। दोनों कहानियों की घटना लगभग एक तरह की है, किंतु प्रतिक्रिया भिन्न है। मुख्यतः कथा जगपति और उसकी पत्नी चंदा दोनों के बीच त्रिकोण बने बच्चन सिंह को लेकर चलती है। कहानी में जगपति और चंदा का जीवन आर्थिक विषमता से ग्रस्त है, जिसका सचिव चित्रण हुआ है। आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त वर्णन इस कहानी में हुआ है। जगपति की बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी पत्नी चंदा को अस्पताल में कंपाउंडर से रुपए उधार लेने पड़ते हैं। बच्चन सिंह के कर्ज के रुपयों का जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति के दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है। बच्चन सिंह चंदा के सौंदर्य पर मोहित हो कर्ज के रुपए के बदले चंदा के स्त्रीत्व को भंग कर देता है। उस कर्ज का जहर क्रमशः उनके जीवन में फैल जाता है और फैलते जहर के बीच जगपति को इस अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है। वह कहानी में बहुत ही स्वाभाविक रूप से चित्रित हुआ है। जगपति इस पीड़ा से दुखी है कि वो निसंतान है। साथ ही आर्थिक विषमता के कारण उसकी पत्नी को दूसरे की अंकशयनी बनते हुए देखकर वह और भी दुखी होकर आत्मग्लानि से भर जाता है। आत्मविश्लेषण के क्षणों में वह चंदा को पूर्ण निर्दोष पाता है, इसीलिए आत्महत्या करने से पहले वह दो पर्चे छोड़कर जाता है। एक पर्चे में वह चंदा को माफ कर उसके पुत्र को अपने पुत्र के रूप में अपना लेता है। दूसरे पर्चे में वह लिखता है कि मेरी लाश तब तक ना जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए और आग बच्चे के हाथ से ही दिलवाई जाए। यह इस प्रेम कथा का अद्भुत परिणति है। इस रूप में जगपति हमारे लिए एक बहुत आदर्श पात्र बन जाता है। इस प्रकार संपूर्ण कहानी में वर्तमान समय के राजा या नायक जगपति की वृथा का वर्णन हुआ है। कथा के बीच में उसकी अभिव्यक्ति लोक कथा के माध्यम से होती है। जैसे ही कहानी जगपति और चंदा के जीवन के दर्द से बोझिल सी होने लगती है, वैसे ही लोक कथा का वर्णन होने लगता है। परंपरागत दंत कथा आधुनिक कथा के उद्देश्यों को प्रकट करने में प्रभावमयता उत्पन्न करती है। लेखक की मूल संवेदना यही है कि वह बदलते हुए परिवेश को देखकर अत्यंत भावुक हो उठता है। वो देखता है कि आधुनिक मानव संक्रमण की स्थिति में जूझ रहा है। वह पूरी तरह शहरी भी नहीं हो पाया है और कस्बों के संस्कारों को ना छोड़ पाने के कारण मूल्यहीन जीवन भी नहीं जी पा रहा है। यहाँ तक कि वह आत्महत्या तक करने को विवश हो जाता है। इसी संक्रमणकाली जीवन की विषम परिस्थितियाँ राजा निर्बंसिया में देखने को मिलती है। प्रस्तुत कहानी में एक कस्बाई परिवेश पूरी तरह से उभर कर सामने आता है। युगीन परिवेश व वातावरण को स्पष्ट करने के लिए ही लेखक ने प्राचीन कथा का आश्रय लिया है। आधुनिक युग के अर्थ लोलुप्त परिवेश में कैसे मूल्यों का विखंडन होता है, कैसे नैतिकता का रस्खलन होता है, इसको प्राचीन कथा के माध्यम से लेखक और भी अधिक प्रभावमयता के साथ प्रस्तुत करता है। पहले के समय में पति पत्नी में निस्वार्थ प्रेम होता था। शारीरिक पवित्रता सर्वोपरि मानी जाती थी। पति पत्नी अपनी शंका का समाधान तुरंत करते थे। स्त्री के चरित्र पर शंका होने पर वह सगर्व अग्नि परीक्षा को तत्पर हो जाती थी। ईश्वरीय चमत्कार तथा आचरण की सत्यता के कारण लोग पश्चाताप से नहीं जूझते थे और भयंकर मानसिक यातनाओं से बचे हुए थे। मूल्यों की सर्वाधिक महत्व था और उसमें किसी प्रकार की टकराहट नहीं थी। प्राचीन परिवेश की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक युग का संघर्षमय और टूटते जीवन मूल्यों वाला परिवेश भी व्यक्त हुआ है। संपत्ति मोह के कारण टूटते हुए मूल्य व्यक्ति को हताशा व अवसाद में ढकल देता है।
पति पत्नी का जो रिश्ता सबसे पवित्र और विश्वास का माना जाता है, आज वह समझौते तक सीमित रह गया है तथा लोगों की आस्थाएं टूट रही है। आज थोड़े से धन के लिए व्यक्ति अपनी पत्नी तक को दांव में लगा देता है। कमलेश्वर ने अपनी इसी संवेदना को व्यक्त करने के लिए जीवन में व्याप्त कृत्रिमता, खोखलापन, आडंबर प्रियता आदि को दिखाने का प्रयास किया है। उन्होंने व्यक्तित्व नैतिकता को भी महत्व दिया है। उनके पात्र प्रेम व आर्थिक संघर्ष में टूटते दिखाई देते हैं। आज संचय संदेहों का समाधान नहीं करते, बल्कि मन में गांठ बांध लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग की घुटन, टूटन, संवेदनहीनता को व्यक्त करने का कमलेश्वर जी ने एक अनूठा प्रयोग किया है। कहानी का शीर्षक राजा निर्बंसिया पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि प्राचीन कथा में राजा निर्बंसिया है तो दूसरी और आधुनिक कथा में जगपति भी निर्बंसिया है। पूरी कथा जगपति और चंदा के इर्द गिर्द घूमती है। किस प्रकार संतान न होने पर राजा रानी को बाद में संदेह की दृष्टि से देखता है, और आधुनिक कथा में जगपति तथा चंदा को उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः संपूर्ण कहानी की मूल कथन को संकेत रूप में प्रकट करने के कारण यह शीर्षक उपयुक्त है। कहानी लंबे होने पर भी पाठक का तारतम्य टूटता नहीं है। उसके परिणाम के लिए पाठक को अंत तक कहानी पढ़नी ही पड़ती है। इसी में शीर्षक की सार्थकता है। इस कहानी में अर्थ, यौन संपत्ति, बेरोजगारी और स्त्री की मजबूरी का वर्णन हुआ है। अर्थलोलुपता के कारण गिरते नैतिक मूल्यों व खंडित आदर्शों का परिणाम अंततः निराशा, हताशा व अवसाद ही होता है। इसी युगीन विडंबना को लेखक ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष स्वयं चाहे कितनी भी त्रुटि कर ले, किंतु स्त्री की एक छोटी सी भूल को वो क्षमा नहीं करता। यहाँ तक हर युग में स्त्रियों को सीता की भांति अग्नि परीक्षा ही देनी पड़ती है। प्रस्तुत कहानी की भाषा में एक सहज ताजगी है, जो अपनी सहजता से पाठकों को बांधे रखती है। कहानी में बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा को अपूर्ण कथ्य क्षमता प्रदान की गई है। इस प्रकार कमलेश्वर ने बोलचाल की भाषा को तराश कर उसे एक अभिन्न साहित्यिक अभिज्ञात प्रदान किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा निर्बंसिया कहानी आर्थिक व्यवस्थाओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को करवाहट में बदलने, संतानहीन दंपति की सामाजिक स्थिति और सामाजिक पीड़ा की कहानी है, जो आधुनिक युग के टूटते मूल्यों, आस्थाओं, अविश्वासों और मजबूरियों को स्पष्ट करती है। इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से चंपा क्या करती है, कंपाउंडर के साथ संबंध बनाती है, या फिर कह सकते हैं कि कंपाउंडर उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो जब उसके पति जब एडमिट रहते हैं तब वो क्या करती है, उसको दवा के लिए पैसे नहीं रहते, इलाज के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो उस समय कंपाउंडर उसको पैसे देता है। और पैसा देने के बाद क्या करता है कि उसके घर में रोज़ आना जाना शुरू हो जाता है, और उसके साथ ही वो फिर गलत व्यवहार भी करता है। और ऐसे करते करते वो क्या करता है, उसको एक दिन प्रेग्नेंट कर देता है, चंपा को। जब ये बात उसे पता चलती है जगपति को, क्योंकि उसको इतने सालों से संतान नहीं हुई थी और उसे पता रहता है कि मैं संतान नहीं दे सकता, पर जब उसे पता चलता है कि ये जो इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो बच्चन सिंह का है, तो वो क्या करता है, उसके मन में शंका निर्मित हो जाती है, और फिर वो अपनी पत्नी को ताने देता है, और जिसके कारण उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली जाती है। और बाद में जब उसको पश्चाताप होता है, कि उसे जब पता चलता है कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है, मेरी पत्नी ने मजबूरी के कारण, मेरी जान बचाने के कारण ये सब काम किया है, तब वो उसे पश्चाताप होता है और वो 2 पत्र लिखता है। एक पत्र में ये लिखता है कि मेरे मरने के बाद मैं अभी मरने वाला हूँ, तो मेरे मरने के बाद मेरी चिता को मेरा पुत्र ही आग दे, और उसके बाद
जब तक चंदा नहीं आती तब तक मेरी चिता को ना जलाया जाए, ऐसा वो लिखता है। और अपने जितनी भी उसने जो शंका अपनी पत्नी पे शक किया था उन सब की वो माफ़ी मांगता है। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी में दो कहानियाँ साथ में चलती है, एक राजा निर्बंसिया की है और एक जगपति की, जो कि बताया गया है इसमें कि किस तरह से जो मनुष्य है वो स्त्री के साथ, चाहे वो आधुनिक युग की हो या है पौराणिक युग की हो, पर शक के कारण वो अपने जो दाम्पत्य जीवन को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है या नष्ट कर देता है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि किस तरह से स्त्रियाँ अपनी मजबूरी के कारण अपने अस्तित्व को, अपने नारित्व को भी दांव पे लगा देती है, केवल अपने पति की जान बचाने के लिए या अपने सुहाग को बचाने के लिए वो हर चीज़ काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। परंतु पुरुष प्रधान समाज होने के कारण उसकी मजबूरी को कोई समझता नहीं है और उस पर शक कर कर उसे ही लांछन लगाकर छोड़ दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।